So, hello everybody, welcome to Commerce Room. Today we will start with our next chapter, that is accounts from incomplete records and the single entry system. Many small businesses have neither the time nor the experience necessary to maintain a full set of accounting records using the double entry system and can't afford the expenses of expert staff to keep such records. वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनके पास ना तो इतना टाइम होता है ना इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन कर पाए और वो इतने एक्सपेंसेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर ही कोई एक्सपर्ट हायर कर ले जैसे CA CS वगैरह होते हैं कि जो उनके अकाउंट्स को मेंटेन कर पाए. However, every business is interested to know its profit, but हर बिजनेस को ये तो है ना कि उसको पता लग जाए कि वो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका. From time to time, any set of procedure for ascertaining the profits that does not provide for the analysis of each transaction in terms of double entry system of bookkeeping is generally referred as single entry system. वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसको हम यूज कर रहे हैं प्रॉफिट असर्टन करने के लिए बट उसके लिए हमको स्पेशली हर एक सिंगल ट्रांजैक्शन को एनालाइज नहीं कर रहे हैं ना डबल एंट्री की तरह बुक कीपिंग करके उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिंगल एंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. सिंगल एंट्री क्या करती है इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि अगर हम प्रॉपर डबल एंट्री बनाएंगे दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा. Therefore, the expression single entry does not mean that there is only one entry for each transaction. वो कहते हैं कि ये मतलब नहीं है सिंगल एंट्री का कि हर एक ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक डज नॉट मीन कि एक ही रिकॉर्ड रख ले हम वन एंट्री कर रहे हैं. इन फैक्ट सिंगल एंट्री इज अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री सिंगल एंट्री एंड नो एंट्री. सिंगल एंट्री जो कहते हैं एक मिक्सचर है जिसमें डबल एंट्री भी का मिक्सचर सिंगल एंट्री और नो एंट्री का. अंडर द सिस्टम सर्टेन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड जस्ट लाइक डबल एंट्री. इस सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन एज इट इज जैसे हम डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं वैसे रिकॉर्ड करी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर इट इज रिकॉर्डेड इन डेटर्स अकाउंट एज वेल एज कैश अकाउंट. अब हमने डेटर से कैश कलेक्ट करा तो हम एंट्री क्या पास करते होते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड तो डेटर्स. वो कहते हैं एज इट इज हम इसको डेटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट में जैसे डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं ना वैसे ही हम इसमें भी रिकॉर्ड करते हैं. अगेन सर्टन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड पार्शली. और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कि हम पार्शली रिकॉर्ड करते हैं वो हम दोनों उसके इफेक्ट शो नहीं करते. जैसे जो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स कैश परचेज. सिमिलरली सर्टन ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. और कुछ ऐसी भी है जो बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं होती सिंगल एंट्री में जैसे कि बैड डेट एंड डेप्रिसिएशन. अब हमने क्या पढ़ा था डबल एंट्री की कुछ ट्रांजेक्शन है जो इसमें भी रिकॉर्ड होती है जैसे कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसी हैं जिसका हम एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि कैश सेल कैश परचेज और कुछ ऐसी जिसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती जैसे कि बैड डेट एंड डेप्रिसिएशन. सिंगल एंट्री सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट केप्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम फॉर बुक कीपिंग. अब सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या. सिंगल एंट्री सिस्टम is to be defined as a system in which accounting records are kept not strictly. मतलब कि जैसे हम प्रॉपरली डबल एंट्री में बनाते हैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड ऑल सिंगल एंट्री में इतना स्ट्रिक्टली वो चीजें नहीं फॉलो करी जाती सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली. ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली. द नेक्स्ट On double entry principle, it's not possible to prepare a trial balance and check the arithmetical accuracy of the accounts. वही है कि जैसे हम डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए वो हम इसमें नहीं करते. कॉन्सिक्वेंटली द सिस्टम इनकरेजेस अ स्पिरिट ऑफ लेसिसिटी एंड इनवाइट्स अ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन. अब अगर हम प्रॉपरली कोई ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे उससे क्या होगा फ्रॉड होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं मिस अप्रोप्रिएशन भी हो सकती है. सिंगल एंट्री सिस्टम इज अनसर्टेन vague and is not governed by any definite rule or operation. जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना वो अनसर्टेन है वो किसी भी रूल के थ्रू गवर्न नहीं किया जाता है किसी भी ऑपरेशंस के अंडर. फिर आ गया फॉर्म्स एंड मॉडल्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. The expression single entry system is very flexible way of keeping the accounting records.
द डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। वो कहते थे सिंगल एंट्री सिस्टम का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बट वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपका बिजनेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस का नेचर कैसा है, कितनी उसकी कम्प्लेक्सिबिलिटी है। जर्नली सिंगल एंट्री सिस्टम में भी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। जर्नली हम सिंगल एंट्री सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम एंड क्वासी सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला प्योर पे आते हैं। अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, किस किसके, डेटर के एंड क्रेडिटर के। नो रियल और नॉमिनल अकाउंट इज मेंटेन। पर्सनल अकाउंट वही जैसे जो हमने एंट्रीज पढ़ी हुई है ना डबल एंट्री में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें कोई भी हम रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करते। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, अंडर द सिस्टम पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कैश एंड bank account are maintained. The posting from the cash book is made only to personal account and not to the real or nominal. जो कैश बुक की जो पोस्टिंग है ना वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट में करी जाती है, इसके अंदर रियल या नॉमिनल अकाउंट में नहीं करी जाती। फिर आ गया क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। अंडर द सिस्टम पर्सनल अकाउंट, कैश बुक एंड सम अदर सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट तो बनाते ही हैं, कैश बुक भी बनती है और कुछ और सब्सिडरी बुक्स भी हम बना के रखते हैं। द मेन सब्सिडरी बुक आर मेंटेन्ड एज परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारी हम इसके अंदर बनाते हैं। पोस्टिंग टू द पर्सनल अकाउंट इज द ओनली मेड फ्रॉम कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स बट नॉट टू द रियल। वही है जो पोस्टिंग है ना पर्सनल अकाउंट की, वो कहाँ से बनाई जाती है, कैश बुक से। ये जो सब्सिडरी बुक्स हमने ऊपर पढ़ी जैसे कि सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल, बट कभी भी नॉमिनल या रियल अकाउंट से नहीं बनाई जाती। क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम मींस पार्टली सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड इन दिस मेथड। बट जो क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम है वो पार्टली सिंगल है, मतलब प्रॉपरली सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं माना जाता क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं जैसे कि सब्सिडरी बुक्स वैसे हम डबल एंट्री में ही बनाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे से कि ये पार्टली सिंगल एंट्री सिस्टम है क्योंकि इसमें कब कुछ ना कुछ सब्सिडरी बुक्स हमने मेंटेन करनी ही करनी है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इसके फीचर्स क्या है? The salient features of accounts from incomplete records are as follows. Incomplete double entry system. The single entry system is a mixture of single, double and no entry. हमने जैसे कि पढ़ा जो सिंगल एंट्री सिस्टम है एक मिक्सचर है किसका, सिंगल एंट्री का, डबल एंट्री का और नो एंट्री का। रिकॉर्डिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस एंड इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द बिजनेस। इसमें रिकॉर्डिंग हम वही चीजों की करती हैं जो बिजनेस को चाहिए या जो उसके कन्वेंस के अकॉर्डिंग जरूरी है। As information needs of business are influenced by the nature of business। अब जो उसकी information needs किस चीज से influence हो सकती है, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा, स्मॉल साइज बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, उस टाइम पे क्या सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हैं। द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग में वेरी फ्रॉम बिजनेस। अब हर बिजनेस के रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग हो सकता है। देयरफॉर इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अंडर द सिंगल एंट्री। इसलिए इस मेथड के अंदर हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके नहीं रख सकते। फ्लेक्सिबिलिटी, द रिकॉर्डिंग प्रोसीजर अंडर द अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज। वही फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमें जिस अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। Even the knowledge of principle of double entry system is not required under the single entry। Even की जो double entry system के हमने principles पढ़े होते हैं उसकी भी knowledge इसमें नहीं चाहिए होती। Utility of accounts, the preparation of the number of accounts depends upon the choice of the proprietor। Some businessmen feel that debtor account, creditor account and cash book are important। अब वो कहते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कैसे यूटिलिटी रखनी है उनकी, वो डिपेंड करता है चॉइस ऑफ प्रोपराइटर के ऊपर कि जो बिजनेस का प्रोपराइटर है वो कौन कौन से अकाउंट बनाना चाहता है। अब कुछ बिजनेसमैन फील करते हैं कि उन्हें डेटर अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना है, कैश बुक भी बनानी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। विच विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल साइज बिजनेस, जो कि एक स्मॉल साइज बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। दे आर द व्यू दैट मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑन अ डबल एंट्री सिस्टम इज अ लग्जरी। उनको लगता है कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर कोई शॉपकीपर है
तो वो तो डबल एंट्री सिस्टम कभी नहीं फॉलो करेगा ना, उसको तो जो मेन ट्रांजेक्शन्स लगेंगी वो वही करेगा। या फिर कोई स्मॉल बिजनेस है जो स्मॉल लेवल पे चल रहा है, वो भी डेटर क्रेडिटर अकाउंट एक हद तक बना लेगा, अगर प्रॉपर बुक मेंटेन करनी है तो वो भी ये चीज नहीं करेगा, क्योंकि उसके इतने एक्सपेंसेस लग जाएंगे उस पर। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स, as a dual aspect of transaction is not recorded, source document like purchase invoice, sale bills and other vouchers play an important role in collection of necessary information for measuring performance and financial position of an organization. अब ड्यूल एस्पेक्ट हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डबल एंट्री में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कोई इनवॉइस आता है ना, कोई बिल आता है, तो हम उसको उसकी दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट अगर हम इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ही नहीं रहे, तो जब हमें कुछ चेक करना है तो हमारे लिए जो इनवॉइस पड़े हुए हैं हमारे पास, हम उससे ही वो चीजें चेक कर पाएंगे, उसके बाद ही इस इंफॉर्मेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लग जाएगी उस चीज से। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज लेस एक्सपेंसिव, द नंबर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इज वेरी लिमिटेड। अब ऑब्वियसली हमने 2-3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो लिमिटेड है, तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इट सेव्स टाइम एंड लेबर इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। इससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है जो कि यूज की जाती है अकाउंट्स प्रिपेयर करने में। सूटेबिलिटी, दिस सिस्टम इज सुटेबल इन केस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। अब लार्ज स्केल बिजनेस जो होंगे, अगर वो सिंगल एंट्री अडॉप्ट कर लेंगे तो उनको पता ही नहीं लग पाएगा कि बिजनेस में चल क्या रहा है, उनके लिए प्रॉपर अकाउंट्स बनाना जरूरी है। बट अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो चाहे तो इसको अडॉप्ट कर सकती है, पर कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी के अंदर एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। Sometimes the term single entry system is mistakenly understood that under this system only one aspect of the transaction is recorded in the books of account. अब कई बार कुछ लोगों को लगता है कि अगर सिंगल एंट्री है तो इसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, बट ऐसा नहीं होता। This is not true. This fact is that under this system for certain transaction both the aspects are recorded. क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हमने जैसे पढ़ा, ये मिक्सचर है किस किस चीज का, डबल एंट्री का, सिंगल एंट्री का और समटाइम्स नो एंट्री का, इन तीनों को मिलके ये सिस्टम बना है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम कुछ ट्रांजैक्शन के लिए उसके बोथ एस्पेक्ट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर, कैश इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड द डेटर अकाउंट्स आर रिड्यूस फॉर द कैश रिसीव्ड। वही अगर हम कैश रिसीव करते हैं तो हम इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश रिसीव होगा डेटर से, तो हम उसको दोनों साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेटर अकाउंट में भी कैश अकाउंट में भी। फॉर सम ट्रांजैक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, कुछ ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश पेड टू एक्वायर फिक्स एसेट। अब हमने कैश पे किया, एसेट खरीदी, परचेज करी, तो उसका एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा। सम ट्रांजैक्शंस आर इवन इग्नोर्ड, कुछ इग्नोर कर दी जाती है। अब जो सिंगल एंट्री सिस्टम होगा ना, उसके अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्रीज नहीं डलती। This system may differ from the firm to firm as it is just adjustment of double entry system according to requirement and convenience of business. अब उनका कहना है ये सिस्टम डिफर कर सकता है फर्म टू फर्म, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब ये बिजनेस के ऊपर है कि वो कौन सी चीजें रिकॉर्ड करना चाहता है, कौन सी नहीं करना चाहता। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग चीजें रिकॉर्ड कर सकता है। यूजुअली अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। ज्यादातर इस सिस्टम में हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट, और हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर करते हैं। जनरली अ कैश बुक इज मेंटेन्ड इन द सिस्टम विच कंसिडर बिजनेस एज वेल एज पर्सनल ट्रांजैक्शन। जनरली एक कैश बुक मेंटेन की जाती है इस बिजनेस फर्म के अंदर, जो कि बिजनेस की और पर्सनल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग रखती है। मोस्टली अंडर दिस सिस्टम बिजनेसमैन हैज टू रिले अपॉन ओरिजिनल वाउचर्स फॉर गैदरिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस। अब इस सिस्टम में क्या होता है, मोस्टली जो बिजनेसमैन है ना, जो वाउचर्स हमारे पास बिल पड़े हैं ना, ओरिजिनल वाउचर्स के अकॉर्डिंग ही उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। नहीं तो प्रॉपर डबल एंट्री में तो हम साथ के साथ ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाते हैं, बट बाय चांस सिंगल एंट्री में हमें जरूरत पड़ जाएगी तो हमें वो सारे वाउचर्स निकाल के इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस मेक्स क्रेडिट सेल, लेट्स सपोज बिजनेस ने किसी को सामान बेचा क्रेडिट पे, ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री होगी अब सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग, ही में कीप द इनवॉइस विदाउट रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब उसने क्या कर सकता है, वो या तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, अगर क्योंकि कन्वेंस है उसकी, वो चाहता है वो कर ले, बट अगर वो नहीं कर रहा तो उसको इनवॉइस रखना पड़ेगा अपने पास विदाउट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। At the end of a particular period of the total invoices
गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स। अब जब साल खत्म होगा फिर वो जितने इनवॉइस हमारे पास पड़े होंगे ना, हम उसका टोटल करके पता कर लेंगे कि हमारी टोटल क्रेडिट सेल कितने की हुई है एट द एंड ऑफ पीरियड। इन द सेम मैनर द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज सर्टेन। ऐसे ही सारे क्रेडिट परचेज के जो वाउचर्स है वो इकट्ठे करके साल के एंड में ओरिजिनल इनवॉइसेस को निकाल के पता चल जाता है कि क्रेडिट सेल कितनी की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, जो कि सप्लायर ने हमें ओरिजिनल इनवॉइस दिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। द फर्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड द lack of rigidity, anyone can maintain it without any adequate knowledge of accounting। अब इसमें सिंप्लिसिटी ऑब्वियसली कोई भी बंदा उसको अकाउंटिंग की नहीं भी नॉलेज होगी वो ये चीज तो मेंटेन कर ही सकता है। लिमिटेड नेचर ऑफ अकाउंट्स। लिमिटेड नेचर ऑफ अकाउंट्स आर टू बी ओपनड अंडर this system since the transaction relating to cash book and personal accounts are only maintained। अब वही कि सिंगल एंट्री में क्या होता है, कुछ अकाउंट्स बनाते हैं हम, जैसे कि कैश बुक और पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन करते हैं। इनएक्सपेंसिव। अब ये इनएक्सपेंसिव कैसे है? दिस इज इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर सच पर्सन whose business is on small scale and the number of transactions are limited। ये उस बंदे के लिए इकोनॉमिकल है, इनएक्सपेंसिव है जो बंदा स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहा है और उसके पास कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही है रिकॉर्ड करने के लिए। सो द नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ सर्टेन अकाउंट्स। Accounts from incomplete record is preferred to be double entry system by some business because they consider cash book। अब कहते हैं कुछ बंदों के लिए accounts of incomplete records प्रेफर डबल एंट्री की तरह भी किया जाता है क्योंकि वो कैश बुक को कंसिडर करते हैं, डेटर अकाउंट भी बना रहे हैं और क्रेडिटर अकाउंट भी बना रहे हैं। दे फील द डबल एंट्री सिस्टम एज लग्जरी बिकॉज इसमें अब हमने इंपॉर्टेंट अकाउंट तो बना लिए बट हमें पूरा एक सिस्टमेटिकली डबल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उनको लगता है कि ये डबल एंट्री है वो एक उनके लेवल पे एक लग्जरी चीज हो जाएगी, मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा उनके लिए। टैक्स अवेजन। समटाइम्स दिस सिस्टम इज पर्पसली अडॉप्टेड टू डिसीव द टैक्स अथॉरिटीज। कभी कभी ये सिस्टम पर्सनली इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो टैक्स अथॉरिटीज है उनसे बचा जा सके। Accounts for an event। In the case of an accounting for an event, social function, academic events, festivals, this system is very useful। अब कोई सोशल फंक्शन हो रहा है ना, कोई एकेडमिक इवेंट करा रहा है, कोई स्कूल में कोई इवेंट है या कोई फेस्टिवल है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो हमने रिकॉर्ड करना है लेट्स सपोज, तो उसके लिए हम प्रॉपर डबल एंट्री तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ही अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? Difficulty in checking the arithmetical accuracy। Arithmetical accuracy of the books of account is not possible। नहीं हो पाएगा since trial balance can't be prepared under the system। अब accuracy पता करने के लिए हम डबल एंट्री में तो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं ना ताकि वो बैलेंस पता लग जाए कुछ छूटा तो नहीं है, बट इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं पता कर सकते क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना होता और इसकी वजह से इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, गलतियां हो सकती हैं, फ्रॉड हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशंस भी की जा सकती हैं। The next is difficulty to ascertain true profits। अब इसमें एक प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ मेंटेन नहीं होता तो इसमें डिफिकल्टी हो सकती है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हम ना असर्टेन कर पाए। इट्स नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस सिंस द नॉमिनल अकाउंट्स आर मिसिंग। क्योंकि जब भी हमने प्रॉफिट निकालना होता है हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है उसमें सारे लॉसेस और प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट प्रेफर करते हैं। तो अगर नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है हमें कभी पता ही नहीं लग सकता। डिफिकल्टी टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू फिगर ऑफ प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट ही सही नहीं निकलेगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट सही नहीं बनेगी, उसको हम नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह से बिजनेस एक्चुअली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो हमें कभी पता लग ही नहीं सकता। The next point is difficulty to ascertain gross profit। The proper records of the sale and purchase are does not maintain in single entry। अब single entry में क्या होता है जब सेल परचेज होती है तो हम उसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, दोनों नहीं करते इसलिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन होते। उसकी वजह से क्या होता है हमें एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट
नहीं बनाते इसमें। पहले तो ये हो गया कि सेल परचेज कर रहे हैं तो उसका एक आस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, ये चीज होगी। फिर उसके बाद एज ट्रेडिंग अकाउंट कांट बी प्रिपेयर्ड, उसकी वजह से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर पाते। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट जीपी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बना के निकलता है। अगर हम वही नहीं बना रहे तो हमें कैसे ही पता लगेगा कि फर्म का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। Lack of statistical data, as the complete records of all the transaction is not maintained, hence useful statistical information about a business can't be obtained। अब वो कहते हैं हमने complete records नहीं बनाए है ना, नहीं मेंटेन करे, जो यूजफुल डाटा होगा बिजनेस का, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का, वो हमें कभी भी मिल ही नहीं पाएगा जो चीजें डबल एंट्री में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल कांट बी ऑब्टेन्ड। अब डबल एंट्री में तो हमें पता लग जाता है कि हमारी सेल्स जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, बट यहाँ पे प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमारी सेल बढ़ रही थी कि कम हो रही थी। इवन कंपैरिजन ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। अब हम डबल एंट्री में क्या करते हैं कि हम जैसे 2024 का रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास, हम उसको 2025 के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या प्रॉफिट हुआ। बट सिंगल एंट्री में ये चीज नहीं पॉसिबल, क्योंकि सिंगल एंट्री में हमने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे ही नहीं है। टैक्स असेसमेंट, सिंस द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट मेंटेन्ड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं बनते सेल्स एंड प्रॉफिट के, so that's why under the single entry system the proper settlement of sales tax and income tax are not possible। उसकी वजह से प्रॉपरली हमें नहीं पता लगेगा कि सेल्स टैक्स कितना है और इनकम टैक्स कितना है। Even the income tax authorities don't rely upon the incomplete system of bookkeeping। Even की जो income tax की authorities है वो भी इस चीज पे रिले नहीं करती। Difficult to rectify errors, the errors can't be easily located and rectified under the system since trial balance can't be prepared। अब अगर मान लो हम रिकॉर्डिंग जितनी चीजों की भी कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई एरर आ जाएगा हमें कभी पता ही नहीं लग पाएगा, हम उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। डबल एंट्री में तो ये होता है ना, ट्रायल बैलेंस बना लेते तो पता लग जाता है कि कुछ चीज में एरर हो रहा है, बट सिंगल एंट्री में ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, उससे एरर को रेटिफाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो फाइंड आउट ही नहीं हो सकता एरर, क्योंकि अकाउंट्स नहीं मेंटेन हो रहे प्रॉपर। डिफिकल्ट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब the next point is difficult in planning and decision making। The accurate figure about the performance and the financial position can't be obtained। वही चीज कि accurate figure नहीं पता लग पाएगा कि क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। So it's become difficult to know that the reason of improvement of deterioration in profitability and financial position। तो हमें नहीं पता लग पाएगा कि हम कैसे बिजनेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे प्लानिंग करें, कैसे डिसीजंस ले। The proprietor may have not in the position to plan and take sound decision for the prosperity of business। वही कि अब प्रोपराइटर को पता ही नहीं है तो वो कोई भी पोजीशन कैसे चेंज करनी है, मतलब कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है ना, क्या क्या चीजें करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, वो कर ही नहीं पाएगा, कोई साउंड डिसीजन नहीं ले पाएगा जिससे कि बिजनेस को हम और आगे बढ़ा सके, क्योंकि रिकॉर्ड्स ही नहीं है। Miscellaneous difficulties, because of incomplete records of accounting the following difficulties are faced by proprietor to obtain bank from loan। माना जाता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना उनको बैंक लोन लेने में भी डिफिकल्टीज आती हैं। इन सेटलिंग फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब कल को मान लो आपके अब लॉ में कोई केस चल रहा होगा, अगर तो आप एक डबल एंट्री फॉर्म करते हो तो आप अपने सारे रिकॉर्ड्स दिखा सकते हो फाइनेंशियली कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है। बट अगर सिंगल एंट्री है तो रिकॉर्ड्स नहीं बन रहे तो हमें कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो जाएगा, उसको सेटल करने में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। इन डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। अब जब हमने बिजनेस को सेल करना है उसके लिए हमें परचेज कंसिडरेशन चाहिए होती है, हमारे बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। बट अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो हम ये चीजें नहीं कर सकते। Next topic is distinction between the accounts from incomplete records and double entry system। Double entry system is a complete, scientific and reliable system of accounting। Double entry system क्या एक complete, scientific और reliable system है, while the accounts from incomplete record is a method for involving personal judgment and developing the conveyance of the entrepreneur। अब वही अगर हम incomplete records की बात कर ले तो ये क्या करेगा, personal judgment involve करेगा, ठीक है,
डेवलप्ड फ्रॉम द कन्वेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमने पढ़ा कि जैसा प्रोप्राइटर चाहेगा वो वाले अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, उसको सारा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इससे पर्सनल जजमेंट अराइज हो जाती है और अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग हम चीजें डेवलप करते हैं सिंगल एंट्री में। बेसिस ऑफ डिफरेंस इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि डबल एंट्री कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है किसी भी ट्रांजैक्शन के। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट मेथड in some cases both and in other only one or no aspect is recorded, क्योंकि इनकम्प्लीट क्योंकि कुछ केसेस में तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो जाते हैं, कुछ में सिर्फ एक रिकॉर्ड होता है और किसमें कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता। अगर दूसरी बात करें तो कॉस्ट, इट इज कॉस्टली मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली डबल एंट्री प्रॉपर अकाउंट्स बनाने तो ये कॉस्टली मेथड है, बिजनेसमैन को ये लग्जरी लगता है। द अकाउंट्स इन दिस सिस्टम आर मेंटेन्ड एट द लेसर कॉस्ट। अब ऑब्वियसली अगर हमने सारे प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाने तो कम कॉस्ट पे अकाउंट्स मेंटेन हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है लेसर होते हैं, लिमिटेड होते हैं। नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, अब हमने पढ़ा कि इसमें डबल एंट्री में हमें एक्सपीरियंस अकाउंटेंट जैसे सीए सीएस वगैरह चाहिए होते हैं कोई भी फर्म का काम करने के लिए, है ना। तो ऑब्वियसली नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, बट इसमें कोई भी इंडिविजुअल हम बिठा देंगे उससे अकाउंट्स बनवा सकते हैं, ऐसे उसकी मर्जी है वो जैसे बनाना चाहे, जैसे उसके कन्वेंस की अकॉर्डिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ बुक, एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी ऑफ बुक कैन बी इजीली चेक्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। अब हमने चेक करना है एक्यूरेसी की, हमने जो चीजें बनाई हैं वो सही है कि नहीं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्रायल बैलेंस बन जाता है इसमें, बट इसमें नहीं पॉसिबल है क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ऐसा भी कुछ नहीं बनाते। फिर आ गया नंबर ऑफ अकाउंट्स, ऑल द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर्सनल रियल एंड नॉमिनल आर प्रिपेयर्ड। इसमें पर्सनल रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट बनते हैं, बट वहीं अगर सिंगल एंट्री की बात करें तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। इट्स इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन कांट बी फाउंड। अब इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती तो इससे हम रिलायबल पोजीशन हमारे फर्म की नहीं फाइंड कर पाएंगे। चांसेस ऑफ फ्रॉड वही है कि एरर्स ऑफ omission एंड कमीशन कैन बी इजिली डिटेक्टेड इन डबल एंट्री। अब हम इसमें अगर कोई एरर हो जाता है omission का या कमीशन का, हम डबल एंट्री में डिटेक्ट कर सकते हैं। इट मिनिमाइज द चांस ऑफ फ्रॉड, इससे फ्रॉड होने का चांस कम है। बट अकाउंट्स कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड इन सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में हम अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अकाउंट्स इजिली मैनिपुलेट हो सकते हैं जिससे कि फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है। यूटिलिटी, दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस आइदर बिग और स्मॉल। अब ये बिजनेस जो तरीका है डबल एंट्री का वो बिग फर्म भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल फर्म्स भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हम यही सिंगल एंट्री की बात करें तो वो सिर्फ स्मॉल फर्म्स के लिए ही रिलायबल होगा। प्रूफ, इन द केस ऑफ डिस्प्यूट द अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन डबल एंट्री आर ट्रीटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वही अगर कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड्स बनाए गए ना वही हम एज ए एविडेंस यूज करते हैं, पर सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ नेसेसिटी द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस आर नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई एक्यूरेसी नहीं है तो ये एज एन एविडेंस रिलायबल नहीं माने जाते, हम इसको एज एविडेंस भी यूज नहीं कर सकते। कंपैरिजन, इन डबल एंट्री अकाउंटिंग रिजल्ट्स में इजीली कंपेयर्ड एंड प्रोवाइड द यूजफुल डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब 2024 और 2025 के प्रॉपर अगर रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तो हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमारी सेल बढ़ रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए। हेल्पफुल है डिसीजन लेने के लिए, बट सिंगल एंट्री में कंपेयर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। Secrecy, because of the involvement of many persons in the business, it's difficult to maintain secrecy. But अगर हम सिंगल डबल एंट्री की बात करें, अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे चाहिए अकाउंट मेंटेन करने के लिए, है ना, तो उसके लिए इसकी जो सीक्रेसी है ना वो बनाई रखना डिफिकल्ट हो जाता है। इन सिंगल एंट्री इट्स इजी टू मेक द अकाउंट सीक्रेट एज नंबर ऑफ अकाउंट्स आर लिमिटेड, बट इसके बीच में सीक्रेसी मेंटेन करना सौखा है क्योंकि लिमिटेड अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। The next point is profit or loss. True and reliable profit or loss can be ascertained.
ये प्रॉपर अकाउंट्स बन रहे हैं। द नॉलेज ऑफ ट्रू एंड अकाउंट इज डिफिकल्ट एंड अनरिलायबल टू इन सिंगल एंट्री। ट्रू प्रॉफिट फाइंड करना डिफिकल्ट है और अनरिलायबल भी है। Evaluation. Double entry is a progressive and evaluating system. It is changing according to needs and time. वही है कि जो डबल एंट्री आगे जाके और इवेल्युएशन लेके आएगा क्योंकि ये टाइम के और नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सिंगल एंट्री इज एन ओल्ड एंड स्टेगनेंट सिस्टम। ये पुराना और एक स्टेगनेंट सिस्टम है। टैक्स असेसमेंट की बात करें तो सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज रिले अपॉन द, क्योंकि जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स अथॉरिटीज है ना, मेन अथॉरिटीज हमारी, वो सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम पे ही रिलाई करती हैं। वही अगर इसकी बात करें तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। ये डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में? सिंस सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट अनसाइंटिफिक एंड अनसिस्टमेटिक वे, इनकम्प्लीट अनसाइंटिफिक एंड अनसिस्टमेटिक वे ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। वही है, अगर प्रॉपर अकाउंट नहीं मेंटेन हो तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का भी चेक नहीं कर पाएंगे। It is strange system in which every person maintains the records in his own way. हर कोई पर्सन अपने वे में ही रिकॉर्ड मेंटेन करता है। फॉर इंस्टेंस वन में मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट, एक बंदा सिर्फ पर्सनल बना सकता है और अदर सिर्फ कैश बुक बना रहा होगा। सम अदर में मेंटेन कैश बुक, पर्सनल अकाउंट एंड फ्यू ऑल अदर सब्सिडरी। वही कि कुछ लोग सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हैं, सम आर मेकिंग ओनली कैश अकाउंट while other are making personal account, or while some firms are maintaining cash, personal and other subsidiary books also. Though it's quite impossible to ascertain the true profit or loss, but an effort is made to estimate the profit. अब मुश्किल है कि इम्पॉसिबल ही है कि हम सर्टन कर पाएंगे ट्रू प्रॉफिट को, बट एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है। एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट एट द अकाउंटिंग डेट। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट। अब कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं प्रॉफिट को असर्टेन करने के लिए एंड टू नो द फाइनेंशियल। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इन दिस मेथड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर इज कंपेयर्ड विद द कैपिटल इन द बिगनिंग। अब इस मैथड में हम क्या करते हैं, जो कैपिटल हमारे एंड ऑफ द ईयर में दिया होता है उसको हम कंपेयर करते हैं बिगिनिंग के कैपिटल के साथ। द इंक्रीज रिडक्शन इन द कैपिटल एट द एंड विल शो द प्रॉफिट और लॉस। कैपिटल साल के एंड में आके कितना का इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बट बिफोर द कैलकुलेटिंग द डिफरेंस इट्स नेसेसरी टू एडजस्ट द कैपिटल एट द एंड इन द लाइट ऑफ ड्रॉइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब उन्होंने बोला है इस डिफरेंट को कैलकुलेट करने से पहले हमें एडजस्ट करना पड़ता है कैपिटल को, कि अगर हमारे एंड से साल के एंड से पहले पहले कोई हमने ड्राइंग्स करी है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसकी एडजस्टमेंट बीच में होनी जरूरी है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स देख लेते कि मेथड को करना कैसे है। स्टेप 1 इज असर्टनिंग ओपनिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंट। हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेनी है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ काइंड ऑफ बैलेंस शीट यू कैन से। फिर स्टेप 2 इज असर्टनिंग क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेनी है, मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बट हम इसमें उसको बैलेंस शीट नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बोलते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। स्टेप 3 एड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स इन द क्लोजिंग कैपिटल। अब जो हमने कोई ड्राइंग्स करी है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा, उसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर डिडक्ट करना है अगले स्टेप में, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने डिडक्ट कर देना है। फिफ्थ इज असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय डिडक्टिंग। अब ये सब करने के बाद हमने जो ओपनिंग कैपिटल है उसको भी डिडक्ट कर देना, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है। स्टेप 1 जो है, the assets and liabilities are ascertained as follows. Amount of cash is ascertained by physical count. अब हमने कैसे एसेट को असर्टेन करना होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर कोई अकाउंट से बनाया नहीं, कैश के अमाउंट को असर्टेन करने के लिए हम उसको फिजिकली काउंट कर देते हैं। बैंक बैलेंस को देखने के लिए बैंक की पासबुक को यूज करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के लिए फिजिकल स्टॉक टेकिंग, हम फिजिकल स्टॉक देखते हैं हमारे पास कितना पड़ा है। The balance of debtor and creditor are certain from the list, the traders and the maintenance. वही अगर कोई लिस्ट है उससे, या फिर हमने कोई ट्रेडर मेंटेन कर रखे हैं उसके,
वहां से हम देख सकते हैं कि डेटर का बैलेंस कितना है, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है। रिगार्डिंग अदर एसेट्स द ट्रेडर प्रिपेयर अ लिस्ट एंड वैल्यूज देम। बाकी एसेट्स के लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए उसकी वैल्यूज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय ट्रेडर फ्रॉम हिज मेमोरी। बाकी जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो उसकी मेमोरी से वो ट्रेडर याद कर लेगा। स्टेप 2 इज असर्टेनमेंट द ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब हमने ड्राइंग कैसे असर्टेन करनी है। असर्टेनमेंट ऑफ ड्राइंग फॉर द पीरियड इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ड्राइंग्स को असर्टेन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। ड्राइंग्स इंक्रीज द पर्सनल कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग की वजह से क्या होगा, हमारा पर्सनल कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और बिजनेस का कैपिटल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स में हम क्या करते हैं, बिजनेस का जो कैपिटल होता है उसको हम ले क्या करते हैं, अपने घर मतलब अपने पर्सनल कैपिटल में ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बिजनेस का कैपिटल है वो कम हो जाता है और जो हमारा पर्सनल कैपिटल है वो बढ़ जाता है। सिंस द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोपराइटर, बट हमने क्या करना है, प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है। बिजनेस में क्या हो रहा है, हमें पर्सनली क्या हो रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होता। पर्सनल अफेयर्स ऑफ द प्रोपराइटर गेट मिक्स्ड अप विद द बिजनेस अफेयर्स। अब बट ड्राइंग्स की वजह से क्या होता है, जो उसके पर्सनल अफेयर्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं उसके बिजनेस अफेयर्स के साथ। टू टेक एन अकाउंट ऑफ ड्राइंग ऑल द विड्रॉल्स फ्रॉम द बिजनेस मस्ट बी ट्रेस्ड। अब अगर हमने ड्राइंग्स फाइंड करनी है तो हमने देखना है कि जितने विड्रॉल्स हुए हैं सारे के सारे बिजनेस से वो ट्रेस करने पड़ते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग ड्राइंग्स द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड। अब ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंसिडर करना जरूरी है। हाउ मच इज ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, कितना हमने बिजनेस में से पैसा लिया है एट रेगुलर इंटरवल्स पे फॉर हाउसहोल्ड और प्राइवेट पर्पस। हाउ मच हैज बीन यूटिलाइज्ड फ्रॉम द हाउसहोल्ड फॉर द सेल प्रोसीड्स और अदर रिसीट्स बिफोर डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। अब वो देखता है कि कितना हमने यूटिलाइज किया हाउस होल्ड और प्राइवेट पर्पज के लिए, उसको सेल प्रोसीड्स के लिए और रिसीट्स में बैंक में डिपॉजिट कराने से पहले पहले। द नेक्स्ट स्टेप इज असर्टेन द कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। अब हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस पीरियड के बीच में वो पता होना चाहिए। लाइक 1 अप्रैल 2024 को हमारी कैपिटल थी 2 लाख रुपीस, ठीक है। अब हमने 1 जुलाई 2024 को 50,000 और बिजनेस में डाल दिया। तो अब ये कहाँ से असर्टेन करना है, ये हमें वो चीज असर्टेन करनी पड़ेगी, तभी हमें पता लगता है कि हमारी टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 2,50,000। अ ट्रेडर में इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसिड ड्यूरिंग द बिजनेस। कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, कोई एसिड के फॉर्म में भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि प्रोपराइटर अपने घर का फर्नीचर था, उसने बिजनेस में डाल दिया, तो बिजनेस की फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो थी 70,000 रुपीज। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, कैपिटल के फॉर्म में डाला तो वो बिजनेस का कैपिटल बन जाएगा। द ट्रेडर इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द, इसलिए ट्रेडर को लिस्ट बनानी पड़ती है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। स्टेप 4 कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। इट्स कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वही कि अब क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे इन सेम मैनर जैसे कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट बनाई होगी। However, in the closing statement of affairs, we will consider assets and liabilities at the end. वही अगर ओपनिंग में ओपनिंग पीरियड की देखते हैं तो क्लोजिंग में एसेट्स और लाइबिलिटीज जो देखेंगे हम वो किसकी देखेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड की, एडजस्टमेंट से पहले पहले जो चीजें। फिर अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब उसमें भी दो तरीके से आ सकती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक तो हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट आ गई, दूसरा आ गया कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो हम देख लेते हैं इसके फॉर्मेट को भी एक बारी। When there is no adjustment, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही जो हमने स्टेप्स पढ़े ऊपर उसको एक फॉर्मेट के फॉर्म में है। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल देखना है हमने, उसमें हमने कोई भी ड्राइंग्स करी होंगी साल में वो ऐड कर देनी है। ड्राइंग्स पे कुछ इंटरेस्ट है वो ऐड कर देना है, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद माइनस करना है एडिशनल कैपिटल जो कि हमने साल के बीच में, लाइक कोई 1 जुलाई हो गया
या 1 सितंबर के बीच में जो हम कैपिटल लाएंगे वो एडिशनल कैपिटल ऐड कर देना है। फिर इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है ना, वो जो कैपिटल हमारा दिया होता है वो, और जो हम ऐड करते हैं एडिशनली बीच में, मतलब कि टाइम पीरियड के बीच में, दोनों पे लगता है। फिर कैपिटल, इस ये सब करने के बाद ना हमारे पास पहले आ जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। सारी ये एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। देन उसके बाद कैपिटल एट द बिगिनिंग, जो ओपनिंग कैपिटल होगा वो हमने लेस कर देना है। उसको लेस करने के बाद या तो हमारे पास अगर पॉजिटिव में आ गया तो नेट प्रॉफिट, अदरवाइज वी विल हैव आर नेट लॉस। अब ये तो हो गया कि हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब अगर वही कोई एडजस्टमेंट हो तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग तो वही रहेगी कि पहले क्लोजिंग कैपिटल आएगा, फिर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे हमारा एडजस्टिंग क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। फिर हम उसमें से लेस कर देते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैपिटल। पर अब ये जो हमारा निकलता है जीपी निकलता है, जो कि एडजस्टमेंट से पहले होता है, बिफोर एडजस्टमेंट। बट हमने क्या करना है, अब विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ गया तो हमने जो एडजस्टमेंट है वो माइनस कर देनी है। एडजस्टमेंट कौन कौन सी हो सकती है? कोई एसिड की डेप्रिसिएशन हो सकती है, कोई बैड डेट दिया हो सकता है, कोई प्रोविजन हो सकता है, या अदर कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट आ जाएगी, तो वो सब माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास निकल के आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ये थे हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की दो केसेस, एक एडजस्टमेंट वाला, एक विदाउट एडजस्टमेंट वाला। अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में। कैपिटल एट द एंड इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो साल के एंड में कैपिटल निकालना है उसके लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। जो बिगिनिंग के लिए निकालना है उसके लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। इफ कैपिटल इन बिगिनिंग इज मोर देन द एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, द रिजल्टेंट फिगर विल बी नेट लॉस। वही, अगर बिगिनिंग की कैपिटल ज्यादा होगी किससे? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? नेट लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। एज सिमिलर टू बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। जो जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, कैश एट द बैंक, क्रेडिटर, बिल्स ऑफ पेएबल। मतलब फिर क्या कहते हैं, हम इसको प्लस माइनस कर देते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर आ जाता है वो हमारा कैपिटल निकल आता है। बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विल बी प्रिपेयर्ड एज अबव। ऐसे ही क्लोजिंग की ओपनिंग की बनेगी, ऐसे ही क्लोजिंग की बनेगी। द कैपिटल इज सर्टेन फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ अफेयर इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। जो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैपिटल निकालते हैं उसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। जो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकालते हैं उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। फिर आ गया प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड। अगर हमने साल के एंड में प्रिपेयर करना है तो क्या करते हैं? द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ लेबर एंड मेमोरी बिकॉज द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एसेट्स कांट बी फाउंड आउट फ्रॉम अ लेजर अकाउंट। वो कहते हैं जब साल के एंड में हमने कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है उसके लिए बंदे भी चाहिए बनाने के लिए और मेमोरी भी लगेगी, बिकॉज बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो हम नहीं फाइंड कर पाते सिर्फ एक लेजर से। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सम बुक्स, इंस्पेक्शन एंड मेमोरी। तो वेरियस आइटम्स एंड सोर्सेज आर ऑफ दीज आइटम्स व्हिच अपीयर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? जितने बी आर हमारे पास पड़े होंगे ना, जितने भी हम सारे काउंट कर लेंगे, उसके बाद वी विल गेट अ टोटल अमाउंट। बिल्स ऑफ पेबल, उसके लिए भी जितने बिल्स पेबल पड़े हैं वो सारे हमने काउंट कर लेने हैं। अमाउंट ऑफ डेटर, जो हमने लेजर अकाउंट बनाया होगा डेटर का, है ना, डेटर अकाउंट लेजर में, वो कैलकुलेट कर लो। क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर अकाउंट कर लो।
कैश इन हैंड के लिए जितना कैश हमारे कैश बुक्स में पड़ा है साल के एंड में उसको काउंट कर लो। कैश इन बैंक पासबुक से देख लो कि बैंक में कितना पैसा है। ऑल फिक्स एसेट्स आइदर बाय एक्चुअल इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, या तो हम एक्चुअल में देखेंगे कि कितनी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करके कैसे एसेट्स पड़ी हैं, कितनी पड़ी हैं, या फिर जो हमने बिगनिंग में बना रखी होगी ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उससे देख लेंगे। अब फिक्स एसेट क्या क्या हो सकती हैं, स्टॉक हो सकता है, अदर एसेट्स हो सकते हैं। फिर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए हम क्या करते हैं बाय इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी और सर्वे, इंफॉर्मेशन देख लेते कितने पड़े हैं। एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डिपेंड ये जो चार चीजें होगी है ना, ये हम देख लेंगे इंफॉर्मेशन इंक्वायरी और सर्वे से। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड कंडीशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन कितनी लगनी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे है, अब वो डिपेंड करता है कि डेटर्स कैसे हैं हमारे, है ना। दैट्स वाई कंडीशन और नेचर ऑफ एसेट पे डिपेंड करेगा, और उनको डिस्काउंट कितना देना ये भी उस पे ही डिपेंड करेगा। डिफरेंस क्या, क्योंकि फॉर्मेट बैलेंस शीट जैसा ही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, बट उनमें डिफरेंस क्या वो पढ़ लेते हैं। डबल और सिंगल एंट्री, ऑब्वियसली बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम के लिए है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री के लिए है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इट्स बेस्ड ऑन कंप्लीट ट्रू एंड रिलायबल डाटा। अब जब हम डबल एंट्री में बनाते हैं बैलेंस शीट तो हमारे पास सब डाटा होता है, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल। बट इसमें क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंसेस, ऑब्वियसली हम बैलेंसेस देखते हैं अकाउंट्स के, वैल्यूएशन के, कैलकुलेशन, या हमारी जो इंक्वायरी के बेस पे आता है हम उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर देते हैं। पर्पस, इट्स पर्पस इज टू सी द फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मेन पर्पस है कि हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करना। इसका पर्पस है कि कैपिटल फाइंड आउट करना, क्योंकि तभी हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है, तो फिर हम उसको यूज करके ही अपने प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बिफोर इट, इसके पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फिर बैलेंस शीट बनती है। बट यहाँ पे कोई भी ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर कर जाता है प्रॉफिट लॉस फाइंड करने से पहले। कैपिटल, कैपिटल इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पे जो कैपिटल है कैपिटल अकाउंट से ली जाती है। यहाँ पे कैपिटल कैसे निकालते हैं, वही कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, वही हमने देखा था कि जितनी हमारी यहाँ पे एसेट्स होंगी उसमें से जितनी लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो हम उसको कैपिटल की तरह ले लेंगे। लीगल रिकॉग्नाइजेशन, बैलेंस शीट कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस, बैलेंस शीट को हम लॉ के सामने पेश कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक्सेप्ट नहीं की जाती। सुटेबिलिटी, बैलेंस शीट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस बीइंग अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक सिस्टम, बैलेंस शीट सुटेबल है हर तरह के बिजनेस के लिए, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिर्फ स्मॉल और मीडियम स्केल प्रोप्राइटर्स के लिए यूज होता है। who does not realize the importance of scientific, जिनको साइंटिफिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता। टाइमिंग ऑफ प्रेपरेशन, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, पहले हमारा पीएनएल अकाउंट बनता है, उसके बनने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड बिफोर फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको बनाने से ही बाद में हमें प्रॉफिट या लॉस पता लगता है। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट ऑफ अ बैलेंस शीट इंडिकेट्स सम ओमिशंस एंड कमीशंस व्हिच कैन बी रेटिफाइड, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो अगर कोई गलती होगी जो या फिर कोई ओमिशन या कमीशन की वजह से वो हम रेटिफाई कर सकते हैं। बट वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, द डिफरेंस in the amount of capital, hence the omission और commission can't be ratified। अब वही चीज है देखा जाए तो, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो एसेट है जो हमारी उसका टोटल आया 7 लाख और जो लाइबिलिटी साइड है उसका टोटल हमारा आया 8,10,000। अब जो फर्क आ रहा है वो हम पीछे जाके सारे अकाउंट्स में चेक कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। बट अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करें तो अगर हमारी एसेट आती है 6 लाख की, लेट्स सपोज, ठीक है, लाइबिलिटी हमारी आती है 4,50,000 की, तो क्या होगा अगर इसमें डिफरेंस है 1.5 लाख का, वो जो 1.5 लाख होता है उसको तो हम अपना कैपिटल कंसीडर कर लेते हैं,
तो इसमें हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि कहाँ चेंजेस हुए कहाँ नहीं। फिर अगला आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कर लिया। वैसे कन्वर्जन मेथड होता क्या है वो पता होना चाहिए बस। इन सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेनिंग अकाउंट्स द ट्रायल बैलेंस कांट बी प्रिपेयर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर किया जाता। थस इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि पोस्टिंग वहीं से करनी होती है। वो नहीं होगा तो बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। बट व्हेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इज फर्स्ट ascertained and then final accounts are prepared this procedure of preparation of trading and profit and loss account and balance sheet without agreed trial balance is called conversion of single entry। अब क्या कह रहे हैं वो कि अगर इस मेथड के बाद हम अगर किसी भी विदाउट एग्रीड ट्रायल बैलेंस के बिना अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कन्वर्जन मेथड होता है। क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज आर असर्टेन फ्रॉम टोटल डेटर्स। कितनी क्रेडिट सेल्स हुई कितनी क्रेडिट परचेज हुई हम वो डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट से पता कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। For the purpose of preparing final accounts, one should search out the figure which are needed for its preparation। Final accounts बनाने के लिए हमें फिगर सर्च करनी पड़ती है जो चीजें चाहिए उसको बनाने के लिए। This is required information may be scattered or it may be missing in the problem। कुछ information scatter भी हो सकती है miss भी हो सकती है। If such information is missing, it should be found by preparing necessary accounts of statements before trading account। इसके लिए फिर हम कुछ necessary accounts बना सकते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले। द फॉलोइंग इज जनरली रिक्वायर्ड। क्या क्या चाहिए होता फॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जहां जहां हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है परचेज होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फॉर क्रेडिट साइड सेल होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। फिर आ गया पीएनएल अकाउंट की बात कर ले। उसकी डेबिट साइड का इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन होती है उसकी डेबिट साइड पे। पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, गेन्स एंड इनकम्स निकलती हैं। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो एसेट साइड पे क्या क्या होता है ये देखो, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया एसेट साइड की सारी चीजें। फिर आ गया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे क्या क्या होना चाहिए, ये आ गया दूसरा लायबिलिटी साइड की। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लेन बिलो। ओपनिंग स्टॉक की बात कर लें तो वेरी वेल एवरीवन नो, लेट्स सपोज 31 मार्च 2024 को हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल निकलता है वो आया हमारा 4,50,000। तो 1 अप्रैल 2024 को हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या होगा एज इट इज सेम बिकॉज कैसे, लेट्स रीड आउट। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज द ओपनिंग ऑफ द करंट ईयर। ऑब्वियसली ये हमारा प्रीवियस ईयर था और ये हमारा करंट ईयर। However, opening stock is missing. It can be found out by preparing a memorandum trading account। अगर मिसिंग है तो एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। द वर्ड मेमोरेंडम इज अटैच्ड विद द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज द पर्पस ऑफ इट्स प्रिपरेशन। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट जीपी। क्यों बनाना पड़ता है हमें जीपी या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। व्हेन द पर्पस इज फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक, अगर हम वैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जीपी या जीएल फाइंड करने के, बट अगर हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेज सेल निकालना तो हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। परचेज A total purchase of a period consists of cash purchase, credit purchase। अब हमारी जो टोटल परचेज है ना उसमें क्या क्या आता है, कैश परचेज कितनी करी हमने प्लस क्रेडिट परचेज कितनी हुई। The information for cash purchase will be available in the cash book
जो परचेज कैश हुई होगी उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? कैश बुक में, ऑब्वियस सी बात है, उससे निकाल लेंगे। देन द क्रेडिट परचेज कैन बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग टोटल, बट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। जैसे कि ये रहा क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट, क्रेडिट अकाउंट का फॉर्मेट आ गया, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। टोटल क्रेडिटर अकाउंट सबसे पहले क्या करना है, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लेना है। फिर उसके बाद कोई परचेज करी है, सिर्फ क्रेडिट वाली परचेज ध्यान से लिखना। क्रेडिटर अकाउंट में कैश परचेज, क्रेडिटर अकाउंट में कभी भी कैश परचेज नहीं आती, सिर्फ आती है क्रेडिट वाली। ठीक है, फिर आ गया कोई बिल्स पेबल है, कोई डिसऑनर हो गए वो, कोई इंटरेस्ट है, कोई नोटिंग चार्जेस हैं, वो सारे इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। फिर डेबिट साइड की बात करें, कोई कैश हमने पे करा क्रेडिटर को, कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, कोई उसको अलाउंस पे करे, कोई बिल्स पेबल एक्सेप्ट हो गया, डिसऑनर हुआ इस साइड, एक्सेप्ट हुआ इस साइड, फिर उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो। दैट्स अबाउट क्रेडिटर अकाउंट। फिर आ गया नेक्स्ट सेल्स। जस्ट लाइक परचेज, टोटल सेल्स कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड द कैश सेल्स। जैसे परचेज में पड़ा वैसे ही सेल्स में क्या आता है? कैश सेल्स प्लस कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है? कैश सेल हम कैश बुक से ले लेंगे, सिंपल सी बात है। पर क्रेडिट के लिए हमें बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट। स्पेसिमेन देख लेते हैं ऑपोजिट। उसमें जो क्रेडिटर अकाउंट था ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड था, इसमें डेबिट साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर अगर कोई सेल हुई क्रेडिट पे वो, कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, कोई इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस चार्ज किए, वो डेबिट साइड। फिर क्रेडिट साइड पे कोई कैश रिसीव हुआ, कोई डिस्काउंट अलाउड रिसीव हुआ, कोई बैड डेट, कोई अलाउंस, कोई सेल्स रिटर्न, कोई बिल्स रिसीवेबल, कोई क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस, ये सारे क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये एज इट इज है, अगर आपको जर्नल अच्छी तरह आती है तो आप डेटर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि लेजर ही बनाना जर्नल से। अगर हमें डेटर से कैश रिसीव होता है, जस्ट एन एग्जांपल, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? कैश अकाउंट टू डेटर, राइट? कैश इस साइड टू डेटर, वही चीज होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। ऐसे ही सारी वो लेजर अकाउंट में ट्रांसफर होती है। बैलेंस शीट आइटम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज में बी गिवन इन द प्रॉब्लम। द मिसिंग आइटम्स एसेट्स लाइक कैश, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल और क्लोजिंग स्टॉक, एंड द आइटम्स लायबिलिटीज सच एज सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ड्राफ्ट, opening capital, net profit, drawing net loss, etc. The following points must be carefully examined for this information. कैश और बैंक बैलेंस और बैंक ड्राफ्ट विल बी सर्टेन बाय प्रिपेयरिंग कैश बुक। अगर हमने कोई कैश बैंक बैलेंस निकालना है, उसके लिए कैश बुक से सर्टेन करना है। इफ इट इज नॉट गिवन इन प्रॉपर फॉर्म, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस इज रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकाल सकते हैं, और अदर एसेट्स का भी ओपनिंग बैलेंस वही से निकलेगा। अगर क्लोजिंग की बात करें तो उसके लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। Sundry debtors और sundry creditors can be ascertained by working out total debtors account। अगर sundry debtors और sundry creditor निकालने, उसके लिए debtor account, creditor account बना सकते हो। Closing debtors are also required a certain the provision। Closing debtors के लिए provision for bad debt from the P&L ले सकते हैं। Bills receivable, the bills receivable and the bills payable can be ascertained by preparing bills receivable account and bills payable account। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल निकालना, बिल्स पेबल निकालना, वो इससे हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कैन बी सर्टेन बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद द ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो उसके लिए स्टेट ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर कर लेना है। ड्रॉइंग फॉर ऑफ कैश कैन बी सर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द कैश बुक। ड्रॉइंग्स फॉर कैश, कोई कैश में ड्रॉइंग्स हुई है वो हमने कैश बुक से सर्टेन कर लेनी है। सो थैंक यू।